नमस्ते। सबको नमस्ते। कुछ ऐसे ये रियाज वाला तबला है, बड़े मुंह का, ठीक से मिला भी नहीं है। तो मैं बजा रहा था, बजाते बजाते अचानक फील हुआ कि काफी दिन हो गया हम आप लोगों से मिले नहीं हैं। तो इसलिए माफी चाहता हूँ पिछले बार की तरह। मैं स्लो हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। मैं स्लो रनर हूँ लाइफ में भी, और उसका मुझे कोई वो भी नहीं है, दुख भी नहीं है। और कुछ कारण था, मैं थोड़ा शहर से बाहर भी था, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले संडे को मैं बनाऊंगा, लेकिन संडे को मैं बनारस में नहीं था। तो उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी थी कि मैं बना नहीं पाया। तो अब मैं फिर से आप लोगों के सामने हूं। मैं रियाज कर रहा था, अचानक लगा कि इसी तबले में मतलब मैंने थोड़ा सा बजा के शुरू किया, क्योंकि ये वीडियो मेनली म्यूजिक का होने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा इसी से शुरू करना चाहा। और जहां तक बात है ये हमारी हम क्यों धीरे चल रहे हैं, मतलब मजबूर हूं मैं, क्योंकि मैं मेरे एक तो मैं बाहर था, ऊपर से मेरे आसपास बहुत शोरगुल है इधर बीच, दिन में, रात में, शाम में। ये जो उपाधियां दी जाती हैं, पद्मश्री वगैरह, हमको लगता है कि जो हमारे तरह जो अननोन म्यूजिशियन या अननोन व्यक्ति हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि एफर्ट्स के लिए, क्योंकि इतने सारे शोरगुल। बगल में एक बर्तन बनाने वाले हैं, वो सवेरे 7 बजे से शुरू होता है, दाम 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 दाम। और पीछे एक महारथी हैं जो कि बहुत धार्मिक हैं, और हमेशा उनके यहाँ फुल वॉल्यूम में भजन चलता है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके बीच में भी हम लोग क्रिएटिविटी जारी रखे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं। तो ये एफर्ट कम है क्या? ये इसकी तो दाद होनी चाहिए, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि इसके बीच भी सवेरे 7 बजे उठ के जब वो टीने का आवाज सुनते हैं, उसके बाद भी हम लोग फिर रियाज करने बैठते हैं और क्रिएटिविटी करते हैं। तो यही है। तो ये मेनली म्यूजिक का होगा, लेकिन सोशल इश्यूज आते रहेंगे बीच बीच पे। मैं समझता हूं कि सोशल इशू के बिना तो कोई इंसान इंसान नहीं है, और खास करके आर्टिस्ट को तो सोशल इशू के बारे में बहुत जागरूक होना उचित है। तो सोशल इश्यूज आते रहेंगे, और भी बहुत सारे विषय बातें आते रहेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कोई भी विषय अलग अलग नहीं है। सारे विषय, इस दुनिया में जितने विषय हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे विषय। तो इसीलिए बहुत सारी कुछ बातें हो सकती हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स है ही। म्यूजिक का बात होगा तो ये होगा ही। उसके बाद कुछ स्पिरिचुअलिटी, जितना मुझे एहसास है, और बहुत सारी बातें इसमें आई। तो मैं मेनली आज संगीत और मेरे तबले के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले काफी तर्क वितर्क, शोरगुल हुआ था सोशल मीडिया में। वैसे मैं तो सोशल मीडिया में नहीं हूं, लेकिन इतना ज्यादा सोशल मीडिया हावी है कि मतलब जानकारी हो जाती है। और उस सिलसिले में हमारे पास कुछ फोन्स भी आए थे कि आपका कमेंट्स, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं, बताना नहीं चाहा। मैंने कहा कि मुझे लगा कि मैं जो भी बताऊंगा मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। तो उसमें उसमें कुछ संगत के विषय में बात हो रही थी कि संगत की शिक्षा नहीं दी जाती है, संगत किसी को, अधिकतर लोगों को संगत नहीं आती, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि
कि पहले तो संगत की शिक्षा के ऊपर, क्योंकि ये बहुत लोगों का ये कहना है, बहुत लोगों का ये वो है, क्या मतलब, एक क्या कहेंगे, एक उन लोगों का ये है कि मतलब तबला सिखाया जाता है, केवल सोलो वाद्य सिखाया जाता है, केवल सोलो वादन सिखाया जाता है। लेकिन संगत, उसको तो आजीवन संगत ही अधिकतर करना होगा, संगत की शिक्षा नहीं दी जाती। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि संगत की शिक्षा उस तरह से बैठा के नहीं दिया जा सकता है। संगत की शिक्षा, संगत उसी को आती है जिसको अंदर से उसके प्रति इच्छा होगी। तो इच्छा होगी तो वो अपने गुरु, अपने टीचर जो भी है, उनसे वो पूछेगा। तो जब वो पूछेगा तब गुरु रास्ता बताएगा। लेकिन बैठा के संगत की शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि हम अकेले बैठ के, अकेले बैठा के एक, चलो सितार के साथ कैसे संगत होता है हम कैसे बताएंगे, क्योंकि सितार जब बज रहा है तो वो क्या बजा रहा है, कौन सा राग बजा रहा है, उस राग की मूड क्या है, और वो कौन सा ताल बजा रहा है, किस लय में बजा रहा है, उसमें वो कितना सुर का काम कर रहा है, कितना लय का काम कर रहा है, कितना ताल का काम कर रहा है, कितना गणित का काम कर रहा है। ये जब तक आदान प्रदान है संगत मतलब, तो जब तक ये उधर से नहीं आएगा तो हम कैसे बताएंगे कि इसको इस तरह बजाया जाता है। या गायन के साथ जो विलंबित का ठेका है, ये हाँ एक खाका जरूर बता सकते हैं कि हाँ इस तरह विलंबित का ठेका बजेगा, लेकिन वो तो स्केलेटन होगा, कंकाल होगा। क्योंकि जब गाने के साथ कोई संगत कर रहा है, उस समय वो गायक, कोई फिर वही गायक, कौन सा गायक या गायिका, कोई कौन सा राग वो गा रहे हैं, उस राग का मूड क्या है, फिर वो विलंबित किस लय में गा रहे हैं, अति विलंबित या थोड़ा सा बड़ा हुआ, किस लय में गा रहे हैं, तो और उनका मूड कैसा है, वो थोड़ा साथ साथ चलने में मजा लेते हैं या सीधा ठेका पसंद करते हैं। ये जब हम संगत करेंगे तभी हम सीखेंगे। तो संगत सीखने के लिए पहले तो अंदर से वो नैक होना चाहिए, अंदर से वो इच्छा होनी चाहिए कि हम संगत करेंगे, फलाने की तरह हम भी संगत करेंगे। ये होना चाहिए, सबसे पहले ये होना आवश्यक है। उसके बाद उसको बहुत बहुत अधिक 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 से अधिक सुनना पड़ेगा अपने गुरु का या और बड़े बड़े लोगों का, कि वो कैसे कैसे संगत कर रहे हैं, और अलग अलग चीजों का सुनना पड़ेगा। जैसे हंस के साथ, गायन के साथ, गायन में भी अलग अलग शैली के गायन में, फिर वादन के साथ, वादन में भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बदलता है तो संगत भी बदलता है। तो विभिन्न घराने का, जैसे अली अकबर खान साहब के साथ जो उस शैली के वादन में जैसा संगत होगा, वैसे उस शैली के अमजद अली खान साहब के साथ उस शैली वो ऐसा संगत नहीं होगा। अब सेम दिस विद पंडित रविशंकर जी के साथ उस शैली के साथ जैसा संगत होगा, विलायत खान साहब के शैली के साथ ऐसा संगत नहीं होगा। तो हमको तो सुनना पड़ेगा, और हम सुनेंगे, फिर या तो हम उस तरह, अगर हम बहुत इंटेलिजेंट हैं तो हम उसको, और नहीं तो मन में सवाल आएगा तो तब हम गुरु से पूछेंगे, तब वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सवाल होगा ना उस समय, तो तब वो गुरु रास्ता दिखाएगा। सुनना सबसे पहले जरूरी है संगत अच्छा करने के लिए। और दूसरी बात ये है, लोग कहते हैं कि बनारस में उतना संगत का जितना कि बंगाल या महाराष्ट्र से इतने अच्छे अच्छे सब संगत होते हैं, मतलब
अभी का संगत तो एकदम बदल गया है। अभी तो इतना ज्यादा गणित, लयकारी इतना ज्यादा हावी हो गया है। तो वैसा संगत कहाँ बनारस में, तो बनारस उसमें एक कारण आपको मैं बताऊं कि वैसा संगत करने के लिए वैसा हमको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी चाहिए। जिस तरह का संगत अभी चल रहा है वो पूरा कर्नाटक शैली का इतना ज्यादा वो हो गया है, असर हो गया है कि इतना अद्भुत अद्भुत है, अवश्य है, लेकिन इतना ज्यादा वो लयकारी और लय का फ्रैक्शन, ताल का फ्रैक्शन, इतना ज्यादा गणित हावी है। उस संगत को हम अगर अपने आप में लाना चाहें तो हमको उसी शैली के वादक के साथ रेगुलर प्रोसेस में बजाना पड़ेगा। अब मेन पॉइंट यहीं पर है कि उस शैली के वादक बनारस में कहाँ है भी तो मतलब कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम। जो एक कलकत्ते के तबला वादक को मिलता है, वहां पे एक संतूर जो बजा रहे हैं, फ्लूट जो बजा रहे हैं और सितार, सरोद वगैरह जो बजा रहे हैं, सारे लोग उस लयकारी इत्यादि को करते हुए बजा रहे हैं। या महाराष्ट्र में तो जब हम वैसे वादक के साथ हम रियाज कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि मेरा भी वैसा डेवलप होगा। अब हम बनारस में तो वैसा वादक हमको मिल नहीं रहा है, तो हम रियाज किसके साथ करेंगे? वैसा उस टाइप का संगत हम किनके साथ रियाज करेंगे? तो ये एक बहुत मुख्य चीज है जिसके कारण यहां वैसा संगत डेवलप उतना नहीं हो पाया है। हुआ नहीं है ये नहीं बोलेंगे, लेकिन उतना नहीं हो पाया है क्योंकि जिनको अंदर से वो है ना, वो कर लेता है, वो घर में बैठ के ही कर लेता है। क्योंकि यहाँ के भी 2-4 लोग हैं जो बजा रहे हैं उस टाइप के संगत, वो पूरे भारत के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ बजा रहे हैं। तो वो कैसे बजा रहे हैं? तो वो अंदर से वो सीखने की वो ललक वो होनी चाहिए कि हम सुन रहे हैं, सुन के हम अपने गुरु जी को देखें। हम और दूसरे को क्या बोलेंगे? हम अपने गुरु जी को देखें, वो तो कहीं भी जाके, वो तो बनारस में ही रहते थे, लेकिन वो भारत के सारे लोगों के साथ संगत किए हैं। या ईश्वर लाल जी सारे लोगों के साथ संगत किए। मेरा देखा हुआ है एक उदाहरण, एक बहुत बड़े वादक आए थे सितार के, वो रविशंकर जी के शैली के थे और उच्च कोटि के, उनके साथ गुरु जी को बजाना था। तो हम दिन में जब उनके घर में पहुंचे तो हम देखें कि वो रविशंकर जी का रिकॉर्डिंग लगाए हैं और उनका एक तरफ का परकशन वाला जो स्टूडियो है उसको ऑफ करके उस रिकॉर्डिंग के साथ वो संगत कर रहे हैं घर में बैठ के। गुरुजी उस समय प्रसिद्ध थे। तो हम तो कह रहे हैं कि जिनको अंदर से इच्छा होगी ना कि हम ऐसा संगत हम करेंगे, वो घर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन उनको वो सुनना, वो लगन, वो ललक, वो पीछे पड़ जाना वो चाहिए, तभी होगा। केवल अकेले गुरु एक शिष्य को बैठा के संगत नहीं सिखा सकता है जब तक वो सुनेगा नहीं, जब तक वो विभिन्न कलाकार के साथ संगत का अभ्यास नहीं करेगा। अभी तो कोई जाते ही नहीं है। हम अपना बता रहे हैं, हम तो एक बांसुरी वादक के घर जाते थे, वायलिन वादक के घर जाते थे, ठुमरी के लिए जाते थे, ख्याल के लिए जाते थे, सितार के लिए जाते थे। कोई ऐसा तो नहीं था, हम तो खुद ही जाते थे, साइकिल चला के जाते थे, रियाज करते थे, चले आते थे। और उसके लिए मतलब हमको प्रोग्राम मिलेगा या 1 घंटे का हमको इतना रुपया मिलेगा, ये सब कुछ भी नहीं था। अभी क्या है ना कि अभी बिना पेमेंट का कहीं कोई बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, या उसके एवज में हमको प्रोग्राम मिलेगा कि नहीं, इस एश्योरेंस के बिना वो जाना नहीं चाहते हैं। तो नहीं जाएंगे अगर हम विभिन्न विधाओं के साथ जब तक नहीं बजाएंगे तो संगत डेवलप नहीं होगा। हम खाली गुरु ने खाका बता दिया कि देखो विलंबित एक ताल ऐसा होता है, जब तक वो गायक के साथ 50 बार नहीं बैठेगा तब तक वो नहीं आएगा, उसमें वो प्राण नहीं आएगी, वो लाइफ नहीं बनेगा, वो तो कंकाल बजाएगा फिर।
तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले बहुत ये चर्चा हो रही थी कि अरे संगत तो किसी को नहीं आता है बनारस में, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ये कहता हूं खाली बनारस की बात नहीं है, पूरी दुनिया में अगर किसी तबला वादक का हाथ ठीक ठाक तैयार है और लय भी ठीक ठाक है, तो सब तबला वादक अच्छे संगतकार हैं, मेरा ये मानना है। कोई भी खराब संगतकार या अच्छा संगतकार हम किसी को नहीं कह सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि संगत एक प्रकार की थोड़ी होती है। अब कोई होता है कि विलंबित ख्याल के साथ अद्भुत बजाते हैं, लेकिन उनको डांस के साथ बैठा दो तो गड़बड़ है। लेकिन उनको हम खराब संगतकार तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विलंबित एक ताल में, विलंबित ख्याल में जैसा ठेका लगा रहा है वैसा तो अनपैरेलल है, वो तो बेजोड़ लगा रहा है। फिर तो हम उसको बुरा संगतकार कैसे कह सकते हैं? हाँ, वो एक विधा में स्पेशलिस्ट है, एक या दो तीन विधा में, कुछ विधा में नहीं है, तो उनको हम बुरा संगतकार नहीं कह सकते। ऐसे ही कुछ होते हैं कि ठुमरी इत्यादि के साथ बहुत बढ़िया बजाते हैं, क्या सुंदर लगी इत्यादि बजता है, लेकिन विलंबित ख्याल का, फिर विलंबित ख्याल के साथ जो ठेका बन के आना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो उनको भी हम बुरा संगतकार नहीं कर सकते। कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ गजब का बजाते हैं, लेकिन उनको आप बैठा दीजिए गायन के साथ तो बज नहीं पाएगा, बच पाएगा लेकिन वो असर बन नहीं पाता है। कोई होते हैं डांस के साथ बेजोड़ बजाते हैं, लेकिन फिर वही दूसरी चीज के साथ तो हम अच्छा किसी को लगता है कि किसी भी चीज में वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन हो सकता है वो लाइट म्यूजिक में बहुत अच्छा बजा रहा है, गजल भजन के साथ बेजोड़ बजा रहा है, अद्भुत लाइट का ठेका दे रहा है। उसका एक अलग मनस्थिति होती है, वो सबकी नहीं होती है। वो लाइट में कैसा हम कहाँ कट देंगे, कहाँ से हम पिकअप लेंगे, कहाँ से छोटा छोटा, ये सबकी बस की बात नहीं है। तो उसमें जो पारंगत है हो सकता है वो इसमें नहीं बजा पा रहा है, लेकिन उनको भी तो हम खराब संगतकार नहीं कर सकते ना, वो तो उसमें मास्टरपीस है। तो हम किसी को भी अगर थोड़ा सा लय का वो है, हाथ ठीक ठाक चलता है, सब अच्छे संगतकार है, किसी को भी हम बुरा संगतकार नहीं कह सकते। और अगर अलग अलग विधा में देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे कठिन है गायन के साथ संगत करना, सबसे कठिन। क्योंकि इसमें मतलब ख्याल गायन शैली के साथ, क्योंकि इसमें हम जितना उम्र मतलब बढ़ने के साथ मैं ये फील किया, ये रियलाइज किया कि गायन के साथ संगत सबसे मुश्किल है। क्योंकि इसमें जो विलंबित है, विलंबित में एक एक मात्रा के बीच में गैप्स हैं, तो उस गैप को हम बहुत तिरकट से भर नहीं सकते हैं। उस गैप को हम साउंड के रेजोनेंस से भर सकते हैं, आस जिसको बोलते हैं संगीत की भाषा में। तो साउंड का रेजोनेंस से भरेंगे, जैसे धिन, तो ये जो धिन बजा, ये जो धिन है, ये रेजोनेंस जा रहा है। ये रेजोनेंस या आस तभी आ सकता है हाथ में जब आप बहुत रियाज करेंगे। तो इसीलिए विलंबित ख्याल के साथ बजाने के लिए रियाज की जरूरत नहीं है। जो सोचते हैं वो सर्वथा गलत सोचते हैं, क्योंकि रियाज जब होगा तो हाथ में साउंड क्वालिटी आएगी, साउंड में एक गोलाई आएगी। तो जब वो धिन बजेगा, उसकी जो आस होगी, तो उस आस को ही जो गैप है उस आस से भरेगा, और उसमें हम आस के अलावा भी, रेजोनेंस के अलावा भी कुछ बोल समूह हम उसमें डालेंगे। लेकिन उसमें हमको बहुत एस्थेटिक रखना है कि क्योंकि गायन है, गायन में शब्द है, तो जहां पे वो शब्द आएगा तो शब्द डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो
ये प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, उसमें शब्द नहीं है। तो जब वो हम जो भी बोल भरेंगे वो कहीं से भी जैसे लगेगा कि जो धिन या धा जो बजा उसी का एक्सटेंशन जा रहा है, कोई बाहर से आरोपित बोल यूज नहीं होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से, जैसा गुरुजी और अपना लॉजिक से मैं जैसा समझता हूँ, बहुत बच्चे आजकल ऐसा नहीं बजाते हैं, तो ये होना चाहिए। तो ये कितना मुश्किल है उस जगह को भरना। और दूसरी बात ये कि सबसे मुख्य चीज है जो विलंबित ख्याल अगर बजा रहे हैं, अगर आप में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तब आप विलंबित ख्याल में ठेका, आप तो हमेशा चंचलता रहेगी, दिमाग में चंचलता रहेगी, आपका ठेके ठेके में वो रसी नहीं पैदा होगा। तो पेशेंस चाहिए, हाथ में रेजोनेंस चाहिए, रेजोनेंस के लिए रियाज चाहिए। और कोई कोई गायक होते हैं जो कि साथ साथ चलते हुए, लड़ते भिड़ते हुए गाना पसंद करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं चाहिए। हाँ, बहुत सारे गायक हैं जो कि दनादन तिहाई लेते हैं और ऐसे ऐसे जगह से तिहाई लेते हैं और मुखड़े के जगह पे आप एक खत्म करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ऐसा बजाएं। तो आपको तो तुरंत, आपको तो याद करके रटा हुआ कुछ चीज बजा नहीं सकते हैं, रटा हुआ तो कोई आर्ट होता भी नहीं है। तो आपको तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, तुरंत सुन के तुरंत बजाना। तो उसमें ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। और सबसे बड़ी बात गायन के साथ में दिल, दिल बहुत चाहिए। राग कौन सा है, उसमें लिरिक्स कौन सा है, कैसा है, शब्द कैसा है। हम ऐसा कुछ ना बजाएं कि वो शब्द डिस्टर्ब हो जाए। ये तो है, ये तो। अच्छा, मान लीजिए तराना गा रहे हैं, तो तराना में तो आपको फिर दादी नन्ना नादी नन्ना नादी नन्ना नादी उसको तो रियाज चाहिए। उसके बाद वो वही गायक फिर ठुमरी गाने लगे तो फिर आपको एकदम चौगुन अठगुन के लय में आपको फिर लड़ी लग्गी बजाना है। तो आपको सारे क्वालिटी आप में होनी चाहिए, आपके हाथ में आस होनी चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए, आप में दिल होना चाहिए, आपका इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, हाँ, आप में लॉजिक होनी चाहिए, आप में रियाज भी होनी चाहिए, क्योंकि लड़ी लग्गी भी बजाना है या तराना होगा। तो ये तो गायन सबसे मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो ये आज बस इतना ही। मैं अचानक खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक जगह एक क्लास फिर है मेरा। तो लेकिन इतना दिन से गैप था, इसलिए मैंने एक बता डाला जो कि म्यूजिक के ऊपर, संगत के ऊपर मैं कुछ बोलना चाह रहा था। और आने वाले 2 संडे मैं खाली नहीं हूँ। फिर भी मैं बीच में कभी कोशिश हम करके कुछ एक आध वीडियो हम डालेंगे। और आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग नाराज मत होइएगा। जो भी कुछ हमारे सहृदय हमको चाहने वाले हैं उन लोग को विशेष करके मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा ये मेरी शुरुआत है, थोड़ा हमको इसमें एडप्ट हमको होना पड़ेगा। तो फिर कुछ दिन बाद खूब रेगुलर बेसिस पे आप लोगों से हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। आप सब अच्छे रहिए, क्रिएटिव रहिए और म्यूजिकल रहिए और दिलों से दिल को जोड़ के रहिए। नमस्ते।